और अब ईडी गलत कर रही है, उसकी जांच कौन करेगा? कहाँ शिकायत होगी? कोई सुनने वाला है? उसको तो अभयदान दे दिया, भस्मासुर बन गए, उसके खिलाफ कोई शिकायत नहीं। कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट गए तो वहां से भी और पावरफुल होकर निकल गए। तो ये निरंकुश हो चुके हैं। जो ईडी के अधिकारी हैं वो कुछ भी कर ले, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, रात भर जगा रहे हैं, खाना दे रहे हैं, खाना दे पानी नहीं दे रहे हैं, कि शुगर पेशेंट है उसको खाना नहीं दे रहे हैं। तो ये इस प्रकार से मतलब अब इसमें ह्यूमन राइट्स वाले भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। शिकायत करेंगे तो उन्हीं के खिलाफ उनको बिठा देंगे, उनको तो इतना पावर मिला हुआ है। देखिए, भस्मासुर तो उनके आसपास खुद घूम रहे हैं, उनको स्वयं समझ आना चाहिए कि कौन भस्म होने वाला है। इसलिए इस तरह से बयानबाजी करके और ईडी जैसे जो प्रदेश और देश की जो है मान्य संस्था है, उसके खिलाफ उलझुल बोलने से कुछ नहीं होगा। वो सवालों का जवाब दें, जो कानूनी कार्रवाई हो रही उसका सामना करें। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है। और चुनावी साल है तो आज हम उस मुद्दे पे चर्चा करेंगे जिसमें चुनावी साल में मुद्दों की बनावट और जमावट नेता करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कर्नाटक का चुनाव खत्म हो चुका है, कल उसके परिणाम भी आ जाएंगे और परिणाम आते ही छत्तीसगढ़ में फोकस रहने वाला है और इसीलिए अभी से मुद्दे सेट किए जा रहे हैं। अब तक हम जिन मुद्दों पर कांग्रेस और भाजपा को लड़ते देख रहे थे वो ऐसे मुद्दे थे जो सीधे प्रदेश से जुड़े हुए थे, प्रदेश के विकास से जुड़े हुए थे, कला संस्कृति से जुड़े हुए थे। लेकिन अब नए मुद्दों की एंट्री बीजेपी करा रही है और ये नए मुद्दे कितने कारगर होंगे और एक तरीके से भ्रष्टाचार का एक माहौल बनाने की जो कोशिश की जा रही है, क्या इसका फ़ायदा होगा या इसका नुकसान होगा? क्या छवि को नुकसान ये मुद्दे पहुँचाएंगे? क्या इन्हीं पर चुनाव लड़ा जाएगा? यही आज हमारे आज का मुद्दा है। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे और बात करेंगे कि कांग्रेस और भाजपा इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं। मिलते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे, हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस के तेज तर्रार नेता सारिक रईस खान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। भाजपा का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं युवा नेता निशिकांत पांडे जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार के रूप में हमारे साथ जुड़ रहे हैं गंगेश द्विवेदी जी। तो तीनों मेहमानों का स्वागत कर इस चर्चा को शुरू करते हैं, क्योंकि ये चर्चा अभी कई दिन लंबी चलने वाली है। हम देख रहे थे कि अब तक ब्रांड बघेल के काम, छत्तीसगढ़ियावाद, छत्तीसगढ़ का विकास, तीज त्यौहार, ऐसे मुद्दों पर चुनाव होगा ऐसा हमें दिखाई दे रहा था। लेकिन जैसे ही कर्नाटक के चुनाव खत्म हुए हैं, बीजेपी ने एकदम से अपने मुद्दों को बदल दिया है। लगातार ये चौथी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है प्रतिदिन बीजेपी की, जिसमें वो भ्रष्टाचार के मुद्दों को आगे कर रही है। इसका कितना फायदा होगा? क्या इसी मुद्दे पे चुनाव बीजेपी चाहती है? एक एक करके जवाब ले लेते हैं। पहले निशिकांत पांडे जी के पास ही चलते हैं। निशिकांत जी, कर्नाटक चुनाव खत्म हुआ है और उसके बाद सीधे छत्तीसगढ़ की ओर रुख कर रही है आपकी असली टीम, ऐसा कहा जा रहा है। क्या क्या मुद्दे हैं, क्या आप लोग करने वाले हैं? क्या पिछले जो मुद्दे थे उसे सब भूल गए हैं, नए मुद्दों पर आप लोग आ रहे हैं? पांडे जी। नहीं, आप देखिए, ईडी को हमारी टीम बताना ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। एक्चुअली विषय क्या है, आपको इस बात को समझने की आवश्यकता है। देखिए, होता क्या है कि ईडी की कार्रवाई पिछले 1.5 साल 2 साल से चल रही है, लगातार चल रही, चलती जा रही है। लेकिन जो अभी हमारे मुख्यमंत्री जी ने आरोप लगाया, भस्मासुर वाली बात कही, आखिर वही एजाज ढेबर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या कहा कि हमारे साथ कोई ज्यादती नहीं हो रही है, खाना दे रहे हैं, मिलने दे रहे हैं, बात करने दे रहे हैं। आखिर इतना कॉन्ट्राडिक्शन भूपेश बघेल जी क्यों ला रहे हैं? क्योंकि ये हाथ मुझे लगता है कहीं ना कहीं भूपेश बघेल जी की ओर जा रहा है, इसलिए इतना मतलब तिलमिलाहट और बौखलाहट दिख रहा है मुख्यमंत्री जी के चेहरे पे। क्या प्रदेश के संसाधन को लूटने वाले लोग, जो प्रदेश की जनता का हक मार के 10 जनपद के चरणों में 2.5 करोड़ जनताओं का अस्मिता को उनके चरणों में रखा जा रहा है, क्या ये लॉजिकली सही है? क्या शराब में जो ईडी ने बताया कि 2000 करोड़ रुपए का घालमेल हुआ है, ये किसके संरक्षण में हुआ है? क्या जो सौम्या चुरसिया जेल में बैठी है, सूर्या बल्ब जो हम नाम से जानते थे जिसको, वो किस सिंडिकेट के अंदर कोयला कारोबार के अंदर 25 रुपए टन के हिसाब से व्यापार किया हुआ है? वैसे व्यक्तियों को जेल ले गई है ईडी, तो आखिर उसके समक्ष में क्यों खड़ा हो रही कांग्रेस? ये महत्वपूर्ण सवाल है। क्या अपराधियों के संरक्षण में कांग्रेस पार्टी फिर से खड़ा होकर प्रदेश की जनता का अपमान करने जा रही है? नहीं, सवाल ये उठ रहा है कि 4 साल हो गए लेकिन इस तरीके के मुद्दे सामने नहीं आए।
आज इसी साल आप लोग चावल का भी भ्रष्टाचार बता रहे हैं, कुछ आबकारी का बता रहे हैं, कुछ का बता रहे हैं, ये लगातार एकदम से फोकस क्यों कर दिया गया है? हमने 3 महीना पहले हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे आला नेताओं ने किया था 3 महीने पहले। ये आज की घटना नहीं है, ये अचानक इनको जोड़ने की आदत है। नींद से जागते हैं तब जागते हैं जब चीजें निकल जाती हैं इनके हाथ से। हमने जनता के समक्ष इनके चावल घोटाला का पर्दाफाश किया था आज से 3 महीना पहले। मोहन जी, आपको ध्यान होगा, आप भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे। लेकिन क्या स्थिति वास्तव में आज बनी हुई है प्रदेश में? चारों तरफ भ्रष्टाचार का आलम है, शासन प्रशासन निरंकुश हो चुका है। और किसके सिंडिकेट में, मतलब मुख्यमंत्री के मुखिया के अंदर में ये काम हो रहा है, उनके सीएम सचिवालय में घपला हो रहा है। इसका जवाब तो सीएम को देना पड़ेगा। बच नहीं सकते, विनाश काले विपरीत बुद्धि। ये सरकार अगर आपको मतलब तय करनी है तो 3 महीने में जनता तय कर देगी कि आपकी स्थिति क्या होगी। लेकिन आज जो आपने इतना लूटा है 4.5 साल में प्रदेश के संसाधनों का, इसका जवाब तो जनता मांग रही है और जनता के समझ हमने सारी बातें रखी है। ठीक है, चलिए, बीजेपी तो शायद मन बना चुकी है कि वो किन मुद्दों पर ज़्यादा जो है फोकस करेगी और उसके लिए उसने काम भी शुरू कर दिया। अब कांग्रेस की सुन लेते हैं। चुनावी तैयारी में कांग्रेस जुटी हुई थी, पार्टी और संगठन स्तर पे काम चल ही रहे थे, इस तरीके के हमले आ गए हैं, अब रक्षात्मक मोड में आ गई है क्या कांग्रेस? उसे इन सबसे ज़्यादा लड़ना पड़ रहा है, बाद में संगठन के काम को देखेगी, ऐसा सोच के चल रही है? सारिक जी, देखिए, चुनाव के समय भारतीय जनता पार्टी की ये आदतों में शुमार रहा है कि वे अचानक से इस तरह के मुद्दे लाते हैं। अभी कर्नाटक में भी चुनाव हो रहे हैं, तो कर्नाटक में इनकी सरकार थी, तो इन्होंने कर्नाटक में उस मुद्दे पे नहीं लड़ रहे थे कि हमने आम जनता के लिए क्या किया, क्या विकास कार्य किया, कर्नाटक के हित के लिए क्या किया। वहां पर एक सबसे बड़ा जो भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, तो पूरा सर्वविदित और चर्चाओं में है कि 40% कमीशन की सरकार है। तो वो उस भ्रष्टाचार को क्या होगा, वहां पे क्यों नहीं गई ईडी, वहां पे क्यों नहीं उसने कार्रवाई की? जो सरकार और सरकार में बैठे लोग जिनके ऊपर 40% भ्रष्टाचार और कमीशन का आरोप लग रहा है, अन्य दिगर मुद्दे, धार्मिक मुद्दे, सामुदायिक मुद्दों को उठाकर चुनाव लड़ रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी चाहे उत्तर प्रदेश में हो, गुजरात में हो, चाहे अब कर्नाटक में हो, कहीं पे भी चुनाव हो, तो वो मेन मुद्दों से दूर भागती है। आम जनता के मुद्दे, युवाओं के मुद्दे, बेरोजगारों के मुद्दे, महिलाओं के मुद्दे, अनुसूचित जनजाति के मुद्दे, इस पे बात करना चाहिए। और रही बात भ्रष्टाचार की, तो भ्रष्टाचार की जननी भारतीय जनता पार्टी है। 15 साल में लोगों ने देखा था कि किस तरह का भ्रष्टाचार हुआ था, और ये घोटाला ऐसा हंस के भ्रष्टाचार को आप अपने नहीं छुपा सकते। आप अपनी सहयोगी के रूप में एक ईडी को ला रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति कमोवेश पूरे देश में विक्रम और बेताल की रही है। जिस तरह से बेताल वहां पर विक्रम के कंधे पे चढ़ता है, तो उसी तरह भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में लड़ने के लिए अपने नेताओं और अपने कार्यकर्ताओं की कार्यकुशलता और सांगठनिक क्षमता पर भरोसा नहीं रह गया है। वे संवैधानिक संस्थाओं को, ईडी, सीबीआई और आईटी जैसी संस्थाओं को अपने राजनीतिक विरोधियों को प्रताड़ित करने के लिए, उन पर जुर्म दर्ज कराने के लिए और चुनावी राज्यों में मुद्दा बनाने के लिए। इससे पहले महाराष्ट्र में लगातार ईडी की कार्रवाई चलती थी जब वहां पर कांग्रेस नीति महाआघाड़ी की सरकार थी। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के बागियों की सरकार, खरीदी हुई, लोकतंत्र को छिन्न भिन्न करके बनाई हुई सरकार बनी, तब से वहां पर ईडी का प्रतिबंध हो गया है। छत्तीसगढ़ में 2013 से 2016 तक एक बहुत ही नान घोटाले के रूप में, जिसमें उसके मुख्य आरोपी ने खुद कोर्ट में शपथ पत्र देकर स्वीकार किया है कि 21 लाख फर्जी राशन कार्ड बनवाए गए थे। उससे न केवल राशन, चावल, बल्कि दाल, केरोसिन जैसी चीजों में भी जमकर भ्रष्टाचार हुआ। स्वयं इनके उस समय के मुख्यमंत्री ने बाद में स्वीकार किया था कि 12 लाख फर्जी राशन कार्ड है, उसे निरस्त करेंगे। किया था कि नहीं ये पता नहीं। ठीक है, तो चलिए, भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार की बात ना करे। ठीक है, भ्रष्टाचार से दोनों ही पार्टियां छूती नहीं है, लेकिन समय सत्ता में कौन है इसके हिसाब से मुद्दे तय करता है। हमारे साथ गंगेश द्विवेदी जी भी हैं, उनसे समझ लेते हैं। आज तक हमने गंगेश जी जितने चुनाव देखे हैं, वो ज़्यादातर विकास किसने किया या कौन कर सकता है, इस पर चुनाव होता आया। अजीत जोगी के समय भी भ्रष्टाचार उतना बड़ा मुद्दा नहीं बना, दूसरे मुद्दे पे चुनाव लड़ा गया था। उसके बाद रमन सिंह ने 3 साल एक तरीके से विकास का पैमाना बताकर चुनाव लड़ा था। इस बार का चुनाव आप कैसे देखते हैं? इस तरीके के मुद्दों को हवा दी जा रही है, कितना कारगर होंगे इस तरीके के मुद्दे? कौन भाई, एक तो आपने जो कहा कि भ्रष्टाचार को वाकई में अब भाजपा ने बहुत तेजी से आगे बढ़ाया इस मुद्दे को, और खासतौर पे जो ईडी की कार्रवाई है, ये उनके लिए खास बड़ा संबल प्रदान कर रही है कि लगातार जो इस तरह से ईडी की कार्रवाई हो रही है। मुख्यमंत्री की सचिव रही है, वो अभी तक जेल से बाहर नहीं आई है। उसके बाद
एक व्यापारी अभी अंदर है, कोयले के मामले में एक व्यापारी अंदर है, जिनके तार जो है सरकार से जुड़े हुए हैं। और लगातार आज भी एक इस मीडिया संस्थान से जुड़े व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई हुई है। एक दो लोग और नाम आ रहे हैं जिनपे शराब के मामले में कार्रवाई होने की तैयारी है। तो ये जो मामला लगातार उजागर कर रहा है ईडी, वो कहीं ना कहीं भाजपा को एक मुद्दा देने का काम भी कर रही है, खासतौर पर भ्रष्टाचार के मामले में। इसके अलावा इन्होंने धर्मांतरण और हिंदू मुस्लिम के जो झगड़े अभी हुए हैं हाल फिलहाल में अपने बेमेतरा में, वो और इसी तरह के आवास योजना का मामला है। इस तरह कई सारे मुद्दे जिसको लेकर भाजपा लगातार आगे बढ़ रही है। लेकिन अभी फिलहाल तेजी से जो है भ्रष्टाचार के मामले को लेकर सामने आ रही भाजपा, और एक बड़ा अवसर उनको मिल भी रहा है क्योंकि ईडी कार्रवाई कर रही है लगातार। और इधर भूपेश बघेल जी ने आरोप लगाया, ईडी जो है बहुत सारे मतलब जो उनकी कार्रवाई में जो बहुत सारी चीजें शामिल है जो अमानवीय है, जिसकी शिकायत वो कहीं कर नहीं सकते। ये भी एक बड़ा पहलू है। अगर मुख्यमंत्री की हैसियत से वो बोल रहे हैं, उनका ऑफिशियल बयान है, इस पर भी कहीं ना कहीं उनको इसको लेकर केंद्र सरकार से विरोध दर्ज करना चाहिए कि केंद्रीय एजेंसी है, वो अगर कार्रवाई कर रही तो निरंकुश नहीं हो सकती। सब हर कोई नियम कानून से बंधा होती है, हर संस्था नियम कानून से बंधी होती है, हर एक कानून से बंधी होती है। उसी उच्च स्तर पर शिकायत भी होनी चाहिए। और इसको लेकर मुझे लगता है केंद्रीय मुख्यमंत्री को सीधे बात करनी चाहिए इस मामले में, और खासतौर पर गृह मंत्रालय इसको गवर्नमेंट करता है। पांडे जी आएंगे आपके पास। जी आएंगे जी। गंगेश जी की बात से एक बात साफ है कि एक तरीके से सीरीज के रूप में मुद्दों को ला रही है बीजेपी। हम पहले देखे कि कुछ महीने पहले केवल धर्मांतरण, धर्म से संबंधित, धर्म का अपमान, किसी का धर्म के नाम पर प्रताड़ना, इस तरीके के मुद्दे आ रहे थे, और अब एकदम से भ्रष्टाचार के मुद्दे आ रहे हैं। पांडे जी, क्या आप लोगों की ये स्ट्रेटेजी है? धर्म और भ्रष्टाचार दोनों पर अलग अलग केंद्रित आप करके देख चुके हैं, भ्रष्टाचार पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं? स्ट्रेटेजी नहीं है ये, एक्चुअली क्या है, हम लगातार बोलते आ रहे थे। अभी 2 महीना पहले माननीय मोहन मरकाम ने इसी बात को उठाया, कहा विधानसभा के पटल पे। जय सिंह अग्रवाल ने 1.5 साल पहले उठाया, कहा अपने जिले में, कोरबा में। ये बात हम लगातार बोलते आ रहे हैं कि प्रदेश में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। रेत से लेके, शराब से लेके, कोयला से लेके सारी चीज में सिंडिकेट चल रहा है, और ये सिंडिकेट प्रदेश के मुखिया के नाक के नीचे हो रहा है, उनके नेतृत्व में हो रहा है। लेकिन जो विक्रम बेताल की बात कही हमारे मित्र कांग्रेस के प्रवक्ता ने, विक्रम कांग्रेस पार्टी और बेताल राहुल गांधी है, जो कांग्रेस पार्टी को नर्क में लेके जा रहा है, गर्क में लेके जा रहा है। इनको बेताल समझ ही नहीं आ रहा है। विक्रम भारतीय जनता पार्टी है और भाई साहब सुनो, ईडी है भारतीय जनता पार्टी, बेदाल है उसके कंधे पे लटकती है। अभी तो राहुल जी का अभी तो शुरू किया हूँ, अभी बुलाने लगे, अभी तो शुरू किया हूँ, रख के दूंगा, रुको। तो अभी जो मुख्यमंत्री ने कहा, तो मुख्यमंत्री की बात एजाज ढेबर ने 2 दिन पहले जो स्टेटमेंट दिया कि ईडी हमारे साथ कोई गलत व्यवहार नहीं कर रही है, ईडी के समझ जा रहा है एजाज ढेबर की मुख्यमंत्री जा रहा है। मुख्यमंत्री को पता कैसे चल रहा है कि वहां बदतमीजी हो रही है, जब एजाज ढेबर स्वयं कह रहा है कि वहां बदतमीजी नहीं हो रही है? तो ऐसी स्थिति में क्या आप ये बताइए, कौन झूठ बोल रहा है? प्रदेश का मुखिया झूठ बोल रहा है कि एजाज ढेबर झूठ बोला? अगर एजाज ढेबर झूठ बोला तो उसको बाहर करो, क्यों नहीं करते बाहर? यही विषय है। देखिए, कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार का गढ़ बना दी है छत्तीसगढ़ को, अपराध का गढ़ बना दी छत्तीसगढ़ को, और हम सवाल भी नहीं उठाए, और ये सवालें लगातार हम उठाते आए हैं। वो अलग बात है कि अभी ईडी इसको समराइज कर रही है। समराइज करने के बाद डिटेल आपके सामने आ रहा है, 2000 करोड़ का शराब में घोटाला हो गया। ये बात तो हम कई दिनों से बोल रहे थे, लेकिन समरी तो अभी आई ना आपके समझ। अब जब ये साबित हो गया कि ये भ्रष्टाचार हो रहा है, तो भूपेश बघेल जी का जो चेहरा है देखने लायक बनता है। इतनी तिलमिलाहट भूपेश बघेल जी को मैं नहीं देखा था। नहीं, वो ये कह रहे हैं कि इस तरीके से किसी एजेंसी का दुरुपयोग करना भस्मासुर जैसा कदम हो सकता है। बाद में यही एजेंसियां आप पर भारी पड़ जाएंगी, आपको बाद में इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, इस तरीके की बात वो कह रहे हैं। जब नाज मनुष्य पे छाता है, पहले विवेक मर जाता है। भूपेश बघेल जी का विवेक मर चुका है, उनको समझ में नहीं आ रहा क्या करना है। अगर करना है तो जो अपराधी, पहली बार मोहन जी, मैंने पूरे देश के राजनीति के इतिहास में कभी ऐसा नहीं देखा कि ईडी के समक्ष, चाहे वो माँ बेटे जो ईडी में सामने जा रहे हैं, वो बेल पे बाहर हैं, उनको जब बुलाती है तो वहां जाके धरना देते हैं। छत्तीसगढ़ में रायपुर के बीच शहर में पचपेन नाका के पास
जबकि कलेक्टर का आदेश है कि आपको धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम नया रायपुर में करना होगा। लेकिन इन कांग्रेसी के बागर बिल्लों ने पचपेड़ी नाका शहर को जाम करके रखा है, कानून व्यवस्था को ध्वस्त करके रखा है, नियम कानून को मानते नहीं है, ईडी को मानते नहीं है, न्यायालय को मानते। एक चीज बताओ मोहन जी, न्यायालय इनको बेल क्यों नहीं दे रही? महत्वपूर्ण सवाल मैं आपके माध्यम से इनसे पूछता हूँ, न्यायालय इनको बेल क्यों नहीं दे रही जो अभी रायपुर में जेल में बंद है? ठीक है, वो तो न्यायालय तय करेगा। चलिए एक एक करके हम जवाब लेंगे, लेकिन मूल मुद्दा यह था कि धर्मांतरण से सीधे भ्रष्टाचार में आ जाना, क्या ये कोई सोची समझी रणनीति का हिस्सा है क्या? रणनीति नहीं है, प्रदेश के संसाधनों को लूटा जा रहा है और प्रमुख विपक्षी दल होने के नाते आंख बंद करके नहीं बैठ सकते। हमको जनता के समझ इनकी बातों को लेके जाना पड़ेगा, इनके सारे काले कारनामों को बताना पड़ेगा। अली बाबा 40 चोरों ने इस प्रदेश को 5 साल में कितना पीछे धकेल दिया, एक भी विकास की इबादत इन्होंने नहीं लिखा। सारिक जी जवाब देना चाह रहे हैं, सुनिए जवाब सुन लीजिए। 4 सालों में भारतीय जनता पार्टी और उनके नेता कुंभकर्णी नींद से अचानक जाग कर आ रहे हैं। जैसा आपने बताया, पहले धर्मांतरण के मामले पे इन्होंने कवर्धा और मीरनपुर जैसी जगहों में सांप्रदायिक तनाव पैदा करने की कोशिश किया, भाई को भाई से लड़ाने की कोशिश किया। लेकिन छत्तीसगढ़ की जो फिजा है वो एक बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण की है, यहाँ पे गंगा जमुनी तहजीब बहुत मजबूत है। तो उसमें विफल होता देख भारतीय जनता पार्टी एक हवाई जो भ्रष्टाचार के जो मामले हैं, जो साबित हुआ भी नहीं, ईडी जो इन्हीं की एक सहयोगी संस्था के रूप में काम कर रही है, उसने लिख दिया, ये उसके लिखे हुए को बिल्कुल मान के फैसला भी सुना दे रहे प्रवक्ता। तो ये लोगों को भी समझ में आ रहा है छत्तीसगढ़ की कि किस तरह से विरोधियों के हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री बघेल जी ने जिस तरह से जनहित के काम किए, सर्वहारा वर्ग के लिए काम किए और जिस तरह की योजनाएं यहाँ पर संचालित और सफल संचालन हो रहा है, जिसका परिणाम भी मिला है। आत्मानंद स्कूल खोला है उन्होंने, तो 10वीं और 12वीं के मैक्सिमम टॉपर हमारे विद्यार्थी आत्मानंद स्कूल के। ऐसी कुछ चीजें तो 15 साल के शासनकाल में भारतीय जनता पार्टी ने की नहीं। अब चूंकि माननीय भूपेश बघेल और कांग्रेस सरकार की जो लोकप्रियता पूरे राष्ट्र स्तर पर फैल रही है, तो इनके पेट में दर्द हो रहा है। और ये इनके प्रकरण कांग्रेस से जुड़े लोग और मुख्यमंत्री जी के बदनाम करने के लिए इस तरह की कार्रवाई और भ्रष्टाचार के मनगढ़ंत आरोप का गुब्बारा फोड़ रहे हैं। लेकिन जनता समझ रही है जिस तरह से इन 5 सालों में हुए सभी उपचुनाव में जनता ने इन्हें धूल चटाया और कांग्रेस के विकास कार्यों पर भूपेश बघेल जी के सशक्त नेतृत्व पर अपने मुहर लगाई है, उसी तरह आने वाले विधानसभा चुनाव में भी इनको पता चल जाएगा कि इस तरह की राजनीति छत्तीसगढ़ में सफल नहीं हो सकती। पहले जाकर कर्नाटक में इनकी जो 40% वाली सरकार है, जिसके ये प्रवक्ता बनकर बैठे हैं छत्तीसगढ़ तो उससे भी जवाब मांगे, फिर उसके बाद छत्तीसगढ़ में आए और कल उसपे भी नतीजों के रूप में पता चल जाएगा। अपना मत देखो साहब, एक एक करके सारे आपके जो इक्के और दुक्के गुलाम थे ना, सब जा रहे हैं जेल में। यहाँ मुंगेरी लाल का हसीन सपना देखने की जरूरत नहीं है। और जो आप बता रहे हो, उधर से आपके 2 बादशाह बैठे वो भेज रहे अपने कारिंदों को, उधर से आपके जो बादशाह बैठे हैं ऐसा नहीं देश का नेतृत्व करते हुए, वो यहाँ पर अपने गुलामों को भेज रहे हैं, कभी ईडी के रूप में, कभी आईटी के रूप में। मुझे आपका संरक्षण चाहिए। ठीक है, चलिए आप जवाब चलिए सुन लेते पांडे जी। कौन जी एक ही बताओ कि क्या प्रदेश में छात्र छात्राएं आज टॉप कर रहे हैं? मतलब इनकी आंखें आज खुली है वो अलग विषय है, लेकिन आज टॉप कर रहे हैं। हर साल प्रदेश में बच्चे टॉप करते आए हैं। आत्मानंद की बात करें तो आत्मानंद कितना आपकी स्कूल है? जो पढ़ते थे 200-250 15 साल में इन्होंने शिक्षा माफिया के कारोबार को छत्तीसगढ़ के कोने कोने में फैला दिया था। पहले उन कॉन्वेंट स्कूल के बच्चे टॉप पे आते थे, आज स्वामी आत्मानंद में गरीब मध्यम वर्गीय फ्री में निःशुल्क उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, वो टॉप में आ रहे हैं। मोहन जी 10 सेकंड दो। ठीक है, चलिए जल्दी बोल दीजिए पांडे जी, फिर जाएंगे गंगेश जी के पास। हाँ, मैं ये एक चीज बोल रहा हूँ कि दादाजी के जमीन पे पिताजी ने मकान बनाया और पोता छत पे जाके एक बाथरूम बना के ना बोलता है कि ये हमने बनाया है। अरे छत्तीसगढ़ बनाने वाली भारतीय जनता पार्टी अटल जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ संवारने सजाने वाले काम करने वाली सरकार कांग्रेस की थी। छत्तीसगढ़ में जो विकास की नींव कांग्रेस की सरकार ने रखी थी। एक अदना सड़क को बना नहीं पाते हो आप, शर्म आती नहीं है? शराबबंदी जितने वायदे किए थे सारे वायदे पूरे शहर में जाके घूमे आप अपने सांसद के भाई। ठीक है, चलिए हमारी चर्चा ये है कि चुनाव किस मुद्दे पे होगा। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए उनकी भी जवाबदारी, वहाँ यहाँ की जनता ने उनको भी एक अपना भरोसा और विश्वास। आएंगे पांडे जी भी आएंगे, सारिक जी के पास भी आएंगे। गंगेश जी से एक बार फिर से समझ लेते हैं। गंगेश जी, मुद्दों की बात हो रही है कि मुद्दे कैसे सेट किए जा रहे हैं, किस मुद्दे का कितना लाभ मिलता है? बीजेपी ने शायद सब पत्ते पलट के देख लिए। पहले वो भ्रष्टाचार, पहले जो है वो सांस्कृतिक मुद्दे,
धर्म के मुद्दे, अब भ्रष्टाचार का मुद्दा का पत्ता उन्होंने खोला है। क्या लगता है किस मुद्दे से बीजेपी को फायदा मिल सकता है, उसको देखते हुए इस तरीके के जो है अपने ओर से मुद्दे आगे किए जा रहे हैं? देखिए, इस सरकार को 4.5 साल हुए। 4.5 साल में जो भी अनियमितताएं हुई, उनमें से एक बड़ी अनियमितता ईडी के द्वारा उजागर की जा रही है। इसके सबूत भी ईडी के माध्यम से दिए जा रहे हैं। अगर इसको मुद्दा बनाती तो भाजपा अपने एक विपक्ष होने का सही फर्ज अदा कर रही है। कांग्रेस भी अगर विपक्ष होती तो भी यही काम करती है मेरे हिसाब से। ये मुद्दा कोई ऐसा गलत नहीं है ये मुद्दा, लेकिन हाँ गलत वहां पर हो सकता है जब ये बात आती कि केवल भाजपा गैर भाजपाई राज्यों में ही ईडी के छापे पड़ रहे हैं, और जो लोग भाजपा में जिनके यहाँ छापे पड़े, बहुत सारे उदाहरण पहले हम चर्चा भी कर चुके हैं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हमारे बीच आए जिनके यहाँ छापे पड़े, वो वापस भाजपा में आ गए, उनके यहाँ उनकी जांच बंद हो गई। बहुत सारे ऐसे पुराने मामले हैं जो भाजपा शासनकाल में भ्रष्टाचार के रहे, लेकिन उस पर ईडी ने कोई कार्रवाई करने की जरूरत नहीं समझी। तो कहीं ना कहीं यहाँ से शक सुबह होती है कि केंद्र की तरफ से गाइडेड है, और ये लगातार कांग्रेस को मौका मिल जाता है आरोप लगाने का। लेकिन जो तथ्य है, जो जांच में सामने आएगा वो तो दिखेगा। चुनाव में फायदा मिलेगा क्या इस तरीके की बातों का? जनता भी तो समझती है, अपने स्तर पे आकलन करेगी। क्या कितना फायदा मिल सकता है इस तरीके के मुद्दों को हवा देने से, या फिर इस तरीके के मुद्दों के चुनाव में आने से? निश्चित तौर पर भाजपा को फायदा मिलेगा, क्योंकि देखिए भ्रष्टाचार एक ऐसा मसला है जिसको लेकर कभी भी जनता नहीं चाहेगी। खासतौर पे बड़े भ्रष्टाचार के मामले हैं, उनपे कभी भी जनता नहीं चाहती कि उनकी सरकार जैसी भी हो इतने बड़े बड़े भ्रष्टाचार करे। तो उसका, और खासतौर पर जैसे इन लोगों ने खासतौर पर शराबबंदी के अलावा, ईडी के छापे के अलावा, अभी इन्होंने मकान को लेकर, गरीबों के मकान को लेकर जो योजना, केंद्र की योजना थी, प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर लगातार गांव-गांव में जाकर घुमा, उसका भी काफी अच्छा मतलब उसका असर देखने को मिला है। तो इस तरह के मुद्दे जो है गांव में ग्रामीण जनता को प्रभावित करेंगे। जो लोग इसके हितग्राही हैं, वो बड़े वोटर, वो वोट बैंक भी हैं दोनों पार्टी के, तो इस तरह के मुद्दे उठाने से भाजपा को फायदा होगा, इसमें कोई दो बात नहीं। ठीक है, तो मुद्दे उठाए तो जा रहे हैं, पर उसका आधार क्या बनाया जा रहा है, इस पर भी सबकी निगाहें होंगी। एक एक करके जवाब ले लेते हैं। 2 मिनट का समय है, तो एक एक मिनट आप दोनों को दूंगा मैं। पहले पांडे जी, आप बता दीजिए, क्या भ्रष्टाचार के मुद्दे पर ज़्यादा आप लोगों को समर्थन मिलता दिख रहा है, शायद इसीलिए अब पूरा फोकस इसी पर हो गया है, और इसीलिए अब कार्रवाइयाँ भी ज़्यादा हो रही हैं, ये माने? मोहन जी देखिए, ये ना जन समर्थन के लिए नहीं है, ये जनता से जुड़ा हुआ मसला है। प्रदेश के संसाधनों को कैसे लूटा गया और लूट के कैसे 10 जनपद के दरबार में इसको पहुंचाया गया, ये उसका विषय है। जब लगातार हम बोल रहे थे तो ये लोग मानते नहीं थे। जब ईडी की, अब पहले ये बोलते थे कि ईडी ने क्या पाया, बताते नहीं है। अभी पाया बता दिए तो बोलते हैं कि अब मार रही है। खुद एजेंट पर आके बोलता है कि नहीं मुझे नहीं मारी, किसी को नहीं मारती, अच्छा व्यवहार करती है, खाना देती है। आज मुख्यमंत्री स्वयं आके बोलते हैं भस्मासुर है। अरे भस्मासुर होता तो ना आपको छोड़ता ना हमको छोड़ता। आप बात समझो, जहां भ्रष्टाचार हुआ है, जहां इसके सबूत मिल रहे हैं, जहां लोग 6-6 महीना जेल में हैं, आपके पास इतने बड़े बड़े माशाल्लाह वकील हैं, इतने बड़े बड़े वकील हैं कि राम जी से कागज दिखवा दिए, वो आपका कागज नहीं देख पा रहे थे। इसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है सिंडिकेट में, और इसको खुद प्रमाणित करते हैं मोहन मरकाम, जय सिंह अग्रवाल, डी एस सिंहदेव, ये सब इन्हीं के पार्टी के नेता, हमारे पार्टी के नेता नहीं है। ठीक है, हम तो विपक्ष के एक कार्यकर्ता हैं, और हम सवाल पूछते जनता से, जनता के पास जाते हैं, बताते हैं कि देखिए बिल्कुल सवाल आ गया। काम कर रही है। ठीक है, बिल्कुल। पांडे जी आपकी बात आ गई। अब सारिक जी से, सारिक जी कहते हैं कि आपको जो आपके विरोधी टीम है उसका स्टाइल मालूम रहता है, फास्ट बॉलर आएंगे, स्पिन बॉलर आएंगे, इन्होंने तो बॉलर ही नया बना दिया, नया टाइप का अब मुद्दा सामने आ गया। कैसे आप लोग मुकाबला करेंगे, कैसे ये टूर्नामेंट जीतेंगे आप? देखिए, कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से तैयार रहता है। आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी के नेतृत्व में, यहाँ पे हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की बी टीम, चाहे वो असदुद्दीन ओवैसी के रूप में सामने आए, चाहे अन्ना हजारे के रूप में आए, चाहे ईडी के रूप में आए, चाहे आईटी के रूप में आए, उससे निपटने के लिए कांग्रेस पार्टी तैयार है। और हम अपने विकास के मुद्दे पर लड़ेंगे। जो किसानों के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना, आदिवासी क्षेत्रों में उनकी जमीन का हक दिए, बिजली बिल हाफ किए, आत्मानंद स्कूल खोला, ऐसी बहुत सी जो सैकड़ों जो विकास के काम हमने आम जनता और गरीबों के लिए छत्तीसगढ़ की किए हैं। युवाओं को रोजगार दिया, बेरोजगारी भत्ता दिया, नौकरियों को पिटारा भी हजारों की संख्या में खुला है। हम इन मुद्दों पे जैसे हमेशा जनता के बीच में गए हैं, और इन 4 सालों में हमें सफलता मिली है उपचुनाव में। आने वाले
उपचुनाव में और प्रचंड बहुमत से हम विजयी होंगे और भारतीय जनता पार्टी इस बार 2.5 अंकों तक भी जा पाए, इसकी मुझे इस पे भी जरा संशय है। ठीक है, तो संशय बना हुआ है और जो मुद्दे थे उस पर विकास कार्य जो है वो भारे पड़ेंगे, ऐसा कहना है। पांडे जी 10 सेकंड में अपनी बात कर लीजिए, फिर गंगेश जी से 10 सेकंड। जो बेरोजगारी भत्ता की बात इन्होंने की, वो जो सर करके 3,000 करोड़ रुपया सालाना खर्च बताए थे 18 लाख बेरोजगारों को देने का, उसमें 5 साल में 250 करोड़ रुपया दिया और ये बेरोजगारी भत्ता दिए। यही इनका चाल नहीं, पर दिए तो कांग्रेस पार्टी का, इसको जनता समझ चुकी है और जनता इसका आकलन करके 3 महीने में इनको उठा के बाहर फेंक देगी। उसके बाद भूपेश बघेल जी करते रहेंगे बेरोजगारी भत्ता का पपनी बजाते रहेंगे। दुरुस्त कर दीजिए आदरणीय पांडे जी। ठीक है, चलिए गंगेश जी, देख रहे हैं आप इस तरीके के मुद्दों की बाढ़ सी आ गई है। क्या ये विकास कार्य के जो मुद्दे हैं जिनको अभी तक आधार बनाकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की एक छवि और ब्रांड बना हुआ है, उसे कई डैमेज हो सकता है क्या, या उससे उस पर क्या हावी हो सकते हैं इस तरीके के मुद्दे? आप देखिए, निश्चित तौर पर भूपेश बघेल जी ने पिछले 4.5 साल में जो छत्तीसगढ़िया ब्रांड खड़ा किया है, ब्रांड छत्तीसगढ़िया, वो एक बड़ी इमेज के रूप पेश किया है। तो ऐसे में बिल्कुल कांग्रेस को, एक तो मुख्यमंत्री जी का चेहरा भी बड़ा हुआ है, राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने बहुत अलग अलग चुनाव में भाग लेकर काफी अच्छे, मतलब कांग्रेस पार्टी में अच्छा स्थान बनाया है। एक तो उनका बेदाग चेहरा बना के रखना भी कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती है। जिस तरह से ईडी की कार्रवाई हो रही है, अभी तक तमाम लोग पर आरोप लगे हैं, लेकिन डायरेक्ट सीएम के ऊपर अभी तक आरोप नहीं लगे हैं। उनके चेहरे को बचा के रखना, साथ में ब्रांड छत्तीसगढ़ को बचा के रखना चुनाव तक बहुत जरूरी है कांग्रेस के लिए। ये दोनों ही चीजें जो है, इनको खास तौर पर आरोप इसलिए नहीं लगा है कि फलना है तो भरोसा है, चलिए नहीं लगा है, अभी लगेगा, देखना आप। ठीक है, चलिए वो तो समय बताएगा और जनता भी ये तय करेगी। हालांकि ये सारी चीज़ें अभी कानून के दायरे में हैं, तो कानून को टाइम लगता है कि कौन सही है कौन गलत है, लेकिन जो प्राथमिक रूप से एक मुद्दा और हवा बनाई जाती है वो कोशिश हो गई है। लेकिन उस कोशिश में भी कौन सफल होगा, इसके लिए हमें थोड़ा और इंतज़ार करना पड़ेगा। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। हमारे साथ सारिक जी जुड़े, उनका धन्यवाद। निशांत पांडे जी आपका धन्यवाद, और गंगेश द्विवेदी जी आप भी जुड़े, आपका भी धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों का धन्यवाद कर हमने आज इस पूरी चर्चा में ये जानने की कोशिश की कि चुनावी मुद्दे सेट किए जा रहे हैं तो ये क्या एक सोची समझी रणनीति है, इसके आने वाले दिनों में मुद्दे और कैसे किस तरफ मोड़ में आ सकते हैं, किस तरफ मुड़ सकते हैं, इन सब बातों पर आने वाले दिनों में और चर्चा करेंगे। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। आप लोग देखते रहिए TV24। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।